नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। पुलवामा के बंचू इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना को सफलता मिलती जा रही है और एक के बाद एक आतंकियों के ढेर होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से हम आपको बता रखे हैं, जहां पर सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। और यही वजह है कि आतंकियों के लगातार सफाई की वजह से बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। पुलवामा में मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको ये बता दें, एक जवान के घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलवामा के बांजू जो इलाका है वहां पर ये मुठभेड़ लगातार चल रही है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले तबादलों का दौर लगातार जारी है। कल पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल किया गया है। 39 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 18 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा के डीआईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला को भी हटा दिया गया है। इनकी जगह अनिल माहेश्वरी को नया डीआईजी बनाया गया है। आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह को फिर से डायरेक्टर जनसंपर्क बनाया गया है। शिमाला प्रसाद को बैतूल का एसपी बनाया गया है। कांग्रेस सरकार में शिमाला प्रसाद मैदानी पोस्टिंग नहीं उन्हें मिल पाई थी। इसके साथ ही डीएसपी रैंक के 58 अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया है। तो बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट में अफसरों को एक बार फिर से बदला गया है। उनके तबादले किए गए हैं। उनमें से 39 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 18 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है। तो डीएसपी रैंक के भी 58 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि जब इस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है सत्ता का, तब इस तरह से ट्रांसफर लिस्ट जारी होना शुरू हो जाती है। ये वही ट्रांसफर लिस्टें हैं जिनको लेकर जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो ट्रांसफर उद्योग की बात खुलकर सामने आने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार आई है तो फिर ट्रांसफर की ये सूचियां जारी होनी शुरू हो चुकी है। अब आप इसे उपचुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। आप इसे नई सरकार आने के बाद अपने अपने स्तर पर पोस्टिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं या फिर सामान्य प्रक्रिया के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इसे आखिर किस नजरिए से देखा जाए? उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था अपने हिसाब से या फिर सामान्य प्रक्रिया? देखिए, ये सभी तरीके से किए गए ट्रांसफर है। एक तरफ तो जैसे ही सत्ता बदली है उसके बाद बीजेपी सरकार ने अपनी जमावट करना शुरू कर दिया है। आईपीएस अफसरों की अब तक की ये सबसे बड़ी सर्जरी है इस सरकार में। और सबसे अहम बात है कि चुनाव होना है तो उसको लेकर भी ये जमावट मानी जा सकती है। 39 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, जिसमें 4 डीआईजी स्तर के 16 जिलों के जो एसपी हैं उनको बदला गया है। एक और सबसे अहम बात है कि आशुतोष सिंह जो आईपीएस हैं उनको जनसंपर्क विभाग में संचालक बनाया गया है। तब तत्कालीन शिवराज सरकार थी, तब आशुतोष सिंह को ही जनसंपर्क का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद उनको हटा दिया गया था। एक बार फिर से उनको जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी है। तो एक तरीके से कहें तो सरकार ने अपने हिसाब से जमावट करना शुरू कर दिया। उपचुनाव के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो वाले जिले भी शामिल है जहां पर उपचुनाव होना है। वहां के आईपीएस अफसरों को भी बदला गया और इसके अलावा कई स्तर के जो अफसर हैं बदले गए। तो काफी महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी जमावट और चुनाव के लिहाज से भी इसको अहम माना जा सकता है।
अनुराग, एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि राजनीति अब किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्हीं ट्रांसफर्स को लेकर, इन्हीं सूचियों को लेकर कुछ महीने पहले अगर हम देख लें तो फिर ट्रांसफर उद्योग के बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी मध्य प्रदेश में। अब अगर एकदम से फिर से तबादलों की सूचियां जारी होनी शुरू हुई है तो क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस ने भी उन्हीं आरोपों का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर बीजेपी बोलती थी। बीजेपी भी इसी तरीके के तबादलों पर तबादला उद्योग स्थापित होने का आरोप लगाती थी और अब कांग्रेस ने भी उसी को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसी के बाद से वो जो है प्रशासनिक अफसरों के तबादले लगातार करती आ रही है। हर दिन तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से जो है प्रशासनिक अफसरों की जमावट करती है, क्योंकि उसे उन्हीं प्रशासनिक अफसरों से काम लेना होता है जो उसको महत्वपूर्ण लगते हैं और हर बार इसको एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बताया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासी पारा भी गर्म होने लगा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसे हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ट्रांसफर माना जा सकता है, चाहे वो फिर अब चुनावी लिहाज से मान लिया जाए या फिर बीजेपी का शासन आने के बाद अपनी कसावट के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। प्रदेश में ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर के साथ साथ पीजी सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला भी लिया गया है। छात्रों के द्वारा पिछले साल सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अगली कक्षा और सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और पीजी फोर्थ चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को भी राहत दी गई है। इन छात्रों की पिछली परीक्षाओं के सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। छात्रों के पास ऑफलाइन परीक्षा का ऑप्शन भी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 17,77,000 छात्रों को लाभ मिल रहा है। तो छात्रों को बड़ी राहत देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है और जनरल प्रमोशन उन्हें दिया जा रहा है। जिस तरह के उनके पिछले अंक थे उसी आधार पर उन्हें इस वर्ष भी उनका जो परीक्षा परिणाम निकाला जाएगा उसमें उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जुलाई में घोषित किए जाएंगे। क्लास 10 का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, तो 12वीं का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले 25 जून को 10वीं का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि जुलाई के पहले सप्ताह में 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 12वीं का रिजल्ट तीसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी कर ली गई है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। पहले 25 जून को 10वीं का रिजल्ट आना था, लेकिन फिर थोड़ा सा विलंब हुआ और अब जुलाई के पहले सप्ताह की तारीख तय की जा रही है। तो आपको बता दें कि विलंब तो बहुत ज्यादा हुआ है और अब रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, जिसके बाद विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की बात करें उससे पहले अगर जो उन्हें जनरल प्रमोशन कॉलेज में दिया जा रहा है उसको लेकर क्या लंबे समय से मांग चल रही थी और अब कई विद्यार्थी इससे खुश होंगे लेकिन कुछ जो निराश होंगे, तो क्या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोई व्यवस्था है? जी दिवेश, बिल्कुल। उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ लेकर यह निर्णय लिया है कि अब जो स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष और
जो स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं उनको भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। यानी पिछली परीक्षा में उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसी के आधार पर उनको नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो भी छात्र इस सब से सहमत नहीं होंगे और वो अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके लिए अलग से परीक्षा का विकल्प होगा और ऐसे छात्र जब परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाएगी तो ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना संकट काल में अभी जिस तरह से 29 जून से परीक्षाएं होनी थी, लेकिन राज्य शासन ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि सभी को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि जो प्राध्यापक संघ है उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, जनरल प्रमोशन देने की मांग भी कही थी, क्योंकि उन्होंने ये मांग रखी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी तो बहुत मुश्किल होगा परीक्षाएं कराना। ऐसे में पहले तो 29 जून से परीक्षाएं करानी तय हो गई थी, लेकिन फिर स्थगित हुई और अब जनरल प्रमोशन देने का निर्णय हो गया है। बिल्कुल। अब साथ ही साथ 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक बार फिर अब नई तारीखों का ऐलान किया गया है। जुलाई में ये रिजल्ट आने वाले हैं। पहले 10वीं का 25 जून को आने वाला था, अब जुलाई के पहले सप्ताह की तारीख तय की जा रही है। तो क्या अब तैयारियां नहीं हो पाई थी, इस वजह से विलंब हो रहा है या फिर कोई और कारण? दीपेश, बिल्कुल 25 जून तक रिजल्ट देने की तैयारी एमपी बोर्ड का कहना है कि वो कर रहे थे, लेकिन तारीख उन्होंने घोषित नहीं की थी। बस यही अटकलें लगाई जा रही थी कि 25 जून तक रिजल्ट आ सकता है। लेकिन फिर बाद में ये भी कहा जा रहा था 2 दिन पहले ही अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष को बदला है और सलीना सिंह की जगह राधेश्याम जुलानिया को कमान सौंपी गई है। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जब रिजल्ट की तैयारियों के बीच अध्यक्ष को बदला है तो शायद जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी हैं स्कूल शिक्षा विभाग, उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब जो जुलाई के महीने में पहले हफ्ते में 10वीं का रिजल्ट आएगा और जुलाई के तीसरे हफ्ते में कक्षा 12वीं का रिजल्ट आएगा। तो कुछ कक्षा 10वीं के रिजल्ट को लेकर तो पहले से ही अटकलें थी कि जून में रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है क्योंकि स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि शायद जून के खत्म होते होते उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि जुलाई महीने में ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी रंजना बता रही हैं कि तारीखों की अब तैयारी की जा रही है, सप्ताह तय हो चुके हैं कि इन सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। बीजेपी आज बलिदान दिवस के रूप में ये पुण्यतिथि मनाने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 12,078 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 9,215 कोरोना मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना के 2,342 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के 521 मरीजों की जान जा चुकी है। इंदौर में 4,373, भोपाल में 2,527 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 54 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 4,427 हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 203 हो चुके हैं। शहर में कोरोना के कुल 946 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भावेश टीपावाला की मौत हो चुकी है। 40 साल के थे डॉक्टर भावेश। परिवार में पत्नी और 2 छोटी बच्चियां हैं। 1 जून को शिखर पार्क में स्क्रीनिंग
की गई थी। लगातार लोगों का हौसला भी वे बढ़ाते थे, कोरोना से न डरने और इसे हराने की सीख वो हमेशा दिया करते थे। इसी दौरान डॉक्टर भावेश के संक्रमित होने की आशंका अब थी और उनकी जब स्क्रीनिंग की गई तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद लड़ते लड़ते उनकी भी जान चली गई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, वाकई में काफी संवेदनशील खबर और काफी भावुक करने वाली, लेकिन आखिर कैसे संक्रमित हो गए थे डॉक्टर? जी बिल्कुल, इससे बड़ी हैरत की और दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको बताऊं, जिस प्रकार से तमाम संक्रमण की बातें यहाँ की जाती, तमाम संक्रमण चूंकि यहाँ फैला भी है, ऐसे में जो अस्पताल प्रबंधन है, अस्पतालों को बेहद सतर्क और सचेत रहना चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले में देखने को मिला कि जब जो डॉक्टर भावेश थे, जिनकी जब हालत बिगड़ी, तो इन्हें जब नजदीकी 3 अस्पतालों में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। कोरोना संक्रमण की शुरू से वो आशंका व्यक्त कर रहे थे। हालांकि बताया गया है कि दिल का दौरा भी उन्हें पड़ा था, लेकिन जब उनकी मौत हुई उससे पहले कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो उनकी निगेटिव आ चुकी थी। एक ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अस्पताल प्रबंधन है उनका एक और लापरवाही पूर्ण रवैया देखने को मिला, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रवैया था। जब डॉक्टर की ऐसी हालात होंगे तो आम जनमानस के क्या हालात होंगे, आप इस बात से कयास लगाए जा सकते हैं। आप जान सकते हैं भली भांति कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त रही होंगी। बिल्कुल, लेकिन विकास, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो लापरवाहियां लगातार देखने को मिल रही है इंदौर में, इन तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आने के बाद भी, तो क्या इसको दुरुस्त करने की और किसी का ध्यान नहीं? बिल्कुल, तमाम दरकार जरूर है यहाँ पर कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य महकमा है, उसे बेहद दुरुस्त होना चाहिए। जितना सरकारी अमला मेहनत करने में जुटा है या मेहनत का दिखावा कर रहा है, उसके साथ साथ में जो तमाम निजी अस्पताल हैं उनको भी ऐसे में आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए और मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात कमोबेश देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि आए दिन ऐसी खबरें सामने निकलकर आती हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के जो निजी अस्पताल है उनकी तमाम पोल खुलती नजर आती है। कल भी ऐसा एक मामला सामने निकलकर आया कि एक स्वास्थ्य विभाग के एक अस्पताल के कर्मचारी का कोरोना संक्रमण होने के बाद भी निजी अस्पताल इलाज करता रहा। वहीं एक सामने निकलकर मसला आया जब शहर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भावेश की मौत हुई। उसके बाद जो जानकारी मिली कि उन्हें नजदीकी 3 अस्पतालों में लेकर गए थे उनके परिजन, ताकि उन्हें शुरुआती तौर पर इलाज मिल सके। लेकिन ये चिकित्सकों की और अस्पताल की बेरुखी थी कि उन्हें भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बेहद पीड़ा वाली खबर ये है, बेहद पीड़ादायक ये वाकया है कि एक चिकित्सक को इलाज के लिए इतना भटकना पड़ रहा है। तो सामान्य जनमानस का आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि लापरवाहियां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक और खबर निकलकर सामने रखी है। प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को ये प्रभार मिल सकता है। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं और लालजी टंडन के स्वास्थ्य को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी अब जोरों पर है। तो आपको बता दें, इसको लेकर लगातार कई सवाल भी खड़े किए गए थे, कई बातें निकलकर सामने आ रही थी और इन सब को ध्यान में रखते हुए अब कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज गए, तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और साथ ही साथ चूंकि लंबे समय से राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो इस लिहाज से कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये प्रभार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दिया जा सकता है। प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी अब जोरों पर है। चर्चा चल रही है कि जल्द ही कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को इसका प्रभार दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी कार्यवाहक राज्यपाल को लेकर? देखिए, राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है और वो इस समय मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती है, जहां पर उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। और अब
खबर इस बात को लेकर है कि राज्यपाल के अस्वस्थ होने के कारण कई सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। और ऐसे में अब खबर इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार दिया जा सकता है ताकि कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो इसको लेकर 1-2 दिन में फैसला होने की खबर है। और राज्यपाल यदि लालजी टंडन के मेडिकल बुलेटिन की हम बात करें तो उनको अभी भी उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। तो ऐसे में अभी वो कामकाज करने के लायक नहीं है। तो अब जो खबर है वो इसी बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा जा सकता है। बिल्कुल अनुराग, कई सवाल भी खड़े किए गए थे कांग्रेस की तरफ से भी। कई ट्वीट्स के जरिए कई नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर कई बात खड़ी की थी, लेकिन तमाम तरह की बातें हैं और इससे इतर बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला कहीं ना कहीं अब होने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को इसका प्रभार दिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट काल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिल आधे कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल में 100 रुपये तक का बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को मई जून जुलाई में सिर्फ 50 रुपये भरने होंगे, वो भी हर महीने के हिसाब से। इसके अलावा 100 से 400 रुपये तक के बिजली बिल वालों से 100 रुपये ही लिए जाएंगे हर महीने के हिसाब से। 400 रुपये से ज्यादा बिजली बिल वालों को आधा बिल भरना होगा हर महीने का। शिवराज ने 10 से ज्यादा माफ कीजिएगा, शिवराज सरकार ने उपभोक्ताओं को फायदा देने का यहां पर काम किया है, लाभ देने का यहां पर फैसला लिया गया है। उपभोक्ताओं से 10 से ज्यादा उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी सीएम ने की है। सीएम शिवराज ने दावा किया कि इस योजना से मध्य प्रदेश में 56 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ 50 रुपये भरना होगा। सभी तरह से प्रदेश में कुल 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ इसका मिलने जा रहा है। यह करीब 600 करोड़ रुपए है। यह पैसे घरेलू उपभोक्ताओं के बदले सरकार खुद बिजली कंपनी के खाते में सब्सिडी के रूप में जमा करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर भोपाल से मिल रही है। किसान कर्ज माफी का फीडबैक का सीएम लेने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब फीडबैक लेंगे। आज राज्य बैंक समिति की बैठक होगी। कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना का वो फीडबैक लेने जा रहे हैं। एक साल में कृषि खातों में एनपीए 24% बढ़ा है। बैंकर समिति आज सीएम शिवराज के सामने कर्ज माफी का ब्यौरा रखेगी। आज शाम को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होगी। कर्ज माफी के इंतजार में 22 लाख से ज्यादा किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है और अब आज की होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस कर्ज माफी को लेकर लगातार विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि कर्ज माफी नहीं हुई है, अब उस कर्ज माफी को लेकर बैठक होगी और ब्यौरा निकाला जाएगा, ब्यौरा लिया जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से की गई और इसका लाभ किसानों को मिला या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।